नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 19वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 18 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आईएसआई है ना, सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 17 दिसंबर 1931 को। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो पीसी महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पीसी महालनोबिस ये कौन है? तो देखिए, ये भारत के फेमस वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। और इनका पूरा नाम क्या है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। और देखिए, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी आईएसआई की। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो विरूपाक्ष मंदिर निर्मित किया गया था चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये शिव जी का मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई थी चालुक्य वंश की। तो चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चालुक्य वंश की स्थापना की थी पुलकेशन प्रथम ने। किसने? पुलकेशन प्रथम ने जो है चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हंटर आयोग का गठन किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसलिए इस आयोग का नाम क्या रखा गया? हंटर आयोग इसका नाम रखा गया। ठीक है। और इसका गठन किस लिए किया गया था? तो भारत में शिक्षा सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हंटर आयोग है इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि वुड्स डिस्पैच के बाद, ठीक है, एक घोषणा पत्र आया था, एक डिस्पैच आया था। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में देश की क्या कंडीशन है इसका मूल्यांकन करना जो है ये हंटर आयोग का प्रमुख कार्य था। और यहाँ पर बात हुई है वुड्स डिस्पैच की। तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 1854 को लागू किया गया था। और वुड्स डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। और हंटर आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? कि जो वुड्स डिस्पैच, जो वुड्स का घोषणा पत्र लागू हुआ था, उसके बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है इसका मूल्यांकन करना जो है हंटर आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाया गया था मीर जाफर को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 को। ठीक है, कब हुई थी? 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी ये बक्सर की लड़ाई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो बक्सर की लड़ाई है ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और 3 लोगों की संयुक्त सेनाओं के बीच में। किस किस की संयुक्त सेना थी? तो मीर कासिम की। ठीक है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। दूसरी थी शुजा-उद-दौला की, ये उस समय अवध का नवाब था। और तीसरी थी शाह आलम द्वितीय, ये जो है उस समय मुगल सम्राट था। ठीक है, तीनों की संयुक्त सेनाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। और इस लड़ाई का ये जो बैटल था इसका रिजल्ट क्या निकला? तो इसमें जो संयुक्त सेना थी ये हार गई थी और यहाँ पर अंग्रेजों की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। ठीक है। और इसके बाद जो है बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, लड़ाई के पहले कौन था? तो मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना की थी 1921 में। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और 1995 में, ठीक है, 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रख दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसका नाम कब रखा गया था? तो 1995 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तो तुगलकाबाद की शहर जो है इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो शहर है ये दिल्ली के पास में स्थित है। ठीक है, और जो गयासुद्दीन तुगलक है ये कौन था? तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था मगध साम्राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का गतिशील सिद्धांत यानी कि डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने प्रतिपादित किया था? तो लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया था जे.बी. क्लार्क ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। इसको किसने प्रतिपादित किया था? जे.बी. क्लार्क ने प्रतिपादित किया था। और कब किया था? तो 1920 में किया था। ठीक है, लाभ का गतिशील सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दोनों याद रखना है, किसी भी नाम से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है क्षुद्र ग्रह की। तो देखिए, ये जो ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे अन्य ग्रह हैं उसी प्रकार से ये ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका आकार अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, और ये जो ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं। ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 156 में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? तो बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो पीनियल ग्रंथि है ना ये हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है। और ये जो पीनियल ग्रंथि है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में होती है। और जो ये जो पीनियल ग्रंथि है एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, ये जो है मेलाटोनिन। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलाटोनिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करती है। और ये हार्मोन निद्रा चक्र को रेगुलेट करता है। ठीक है, जो हमारा निद्रा चक्र होता है मतलब सोने और जागने के चक्र को रेगुलेट करता है ये हार्मोन। और इसीलिए पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जो मालवा का पठार है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। इसका टोटल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें कि जो मालवा का पठार है इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 81,767 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जो और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना रिफाइनरी किस शहर में स्थित है जिसे भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है? तो जो बीना रिफाइनरी है ये सागर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, सागर, और सागर की एक तहसील है बीना। ठीक है, यहीं पर ये रिफाइनरी स्थित है। और जो बीना रिफाइनरी है इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? तो इसको शॉर्ट में BORL कहा जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल किस कंडीशन में? तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत, मैं आपको पूरा बता दूं, अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही, ठीक है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको ही गारंटित मूल अधिकार कहा जाता है। और ये केवल किस कंडीशन में निलंबित किए जाते हैं? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है?
तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच जो हिमालय का भाग है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पंजाब हिमालय है ना, इसका कुछ भाग कहाँ पर है, कश्मीर में स्थित है, इसलिए जो पंजाब हिमालय है इसको कश्मीरी हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कश्मीरी हिमालय भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली या फिर नदी पद परिवर्तन, इसको हम बोलते हैं मोस्ट डाइवर्टेड रिवर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कोसी नदी से हमें एक फैक्ट याद रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो देखिए चीन का शोक कहा जाता है हुवांगहो नदी को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हुवांगहो नदी है ना, इसको पीली नदी या फिर येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये है कृष्णा नदी का। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। और ये पर्वत कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये पर्वत है। और ये जो कृष्णा नदी है ये कहाँ जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, और इसी यदि हम बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पठार में बड़े लौह और इस्पात उद्योग स्थित हैं, तो बड़े लौह और इस्पात उद्योग जो स्थित हैं वो हैं छोटा नागपुर के पठार में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ईस्टर्न इंडिया में स्थित है। ठीक है, और जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ को कवर करता है। और इन्हीं राज्यों में देश के बड़े बड़े लौह और इस्पात उद्योग स्थित हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार में बड़े बड़े लौह और इस्पात उद्योग स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा आदर्श वाक्य है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है, तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है ना, ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को लोकतंत्र का बाइबल यानी कि दी बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किसने कहा, तो समाचार पत्रों को लोकतंत्र का बाइबल कहा था वाल्टर लिंपमैन ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो बैंकॉक है ना ये थाईलैंड देश की राजधानी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो बैंकॉक है ये थाईलैंड देश की राजधानी है। और जो थाईलैंड देश है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है थाई बाथ। ठीक है, थाई बाथ जो है ये थाईलैंड देश की मुद्रा है। ठीक है, और जो बैंकॉक है ये चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला थी आरोही पंडित। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो हैं अपने देश भारत की हैं। ठीक है, और ये मुंबई की रहने वाली हैं और अटलांटिक महासागर पार करने वाली ये विश्व की पहली महिला हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अंगूरा ऊन किस पशु द्वारा प्राप्त किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो अंगूरा ऊन है ना ये खरगोश की एक प्रजाति होती है अंगूरा। ठीक है, तो ये जो अंगूरा ऊन है ये खरगोश की प्रजाति अंगूरा से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, बकरी या भेड़ लगाते हैं, लेकिन नहीं, जो अंगूरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो ऊन है काफ़ी महंगा होता है और सिल्की होता है। इसका निर्माण, इसका जो है उपयोग कहाँ करते हैं, तो स्वेटर वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, बात हुई है यहाँ पर ऊन की। ठीक है, तो एग्जाम में पता क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऊन का निर्माण किससे होता है। ठीक है, ऊन का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो ऊन का जो निर्माण है ये कैरोटीन प्रोटीन से होता है। ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन से ऊन का निर्माण होता है। ठीक है,
जो कैरोटीन प्रोटीन है इससे हमारे नाखून और बाल, चिड़ियों के पंख, जानवरों के सींग बने होते हैं और इसी प्रोटीन से जो है ऊन की प्राप्ति होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, आपको इन 4 में से बताना है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और यदि आप चाहें तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके सारे पार्ट देख लेना है जो भी मैं अभी तक बना चुका हूँ। ठीक है, 18 पार्ट मैं अभी तक बना चुका हूँ और जो हमारे 500 इम्पोर्टेंट जीके जीएस की सीरीज जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये 500 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।